नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा विधायिका और न्यायपालिका में मचे घमासान पर। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लेजिस्लेचर यानी कहे तो विधायिका के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा है। उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने तक ही सीमित रहने का आग्रह किया है। धनखड़ ने पूर्व जजों पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का सहारा लेकर असल में संविधान को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि राज्यों द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक पर निर्धारित समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को फैसला ले लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अदालत की इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत सुपर संसद के रूप में काम नहीं कर सकती है। धनखड़ ने न्यायपालिका के प्रति यह कड़ी टिप्पणी राज्यसभा की ट्रेनिंग करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए की। कुछ दिन पहले ही टॉप कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर तंज कसते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, वह भी कम से कम 5 जजों की पीठ द्वारा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, हम ऐसी स्थिति में नहीं ला सकते जहां राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने कहा जब यह अनुच्छेद बनाया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे, अब यह 30 से अधिक हो गए हैं। हालांकि आज भी 5 जजों की पीठ ही संविधान की व्याख्या करती है। उपराष्ट्रपति ने पूछा, क्या यह न्याय संगत है? धनखड़ ने कहा कि जजों को कानून बनाने, न्याय कार्यपालिका की भूमिका निभाने और संसद से ऊपर होने का अधिकार किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम अदालत पर संसद के अधिकारों में दखल देने का भी आरोप लगाया। ये आरोप प्रत्यारोप उस समय शुरू हुए जब राज्यों द्वारा पारित कानूनों के बारे में फैसला तय समय में लेने के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। असल में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय की पूर्ण शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है, जरूरी दस्तावेज मंगा सकता है, अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो उसकी जांच करवा सकता है और उसे सजा भी दे सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए किसी को भी निर्देश, आदेश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले से जुड़ा हो। संविधान में कहा गया कि अनुच्छेद 142 की शक्तियों और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री पास कर सकता है या कहे ऐसा आदेश पास कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो। यह आदेश पूरे देश पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी बेहद विचारणीय है। यह अनुच्छेद कई बार विधायिका के विवादित कार्यों पर अंकुश लगाने का भी काम करता है। आपको बता दें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसी साल जनवरी में
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलट दिया था। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ की चिंता कुछ अलग है और वाजिब भी दिखती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट की ओर से एक दिन निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर है और केवल वही संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। फिर उन्हें कैसे एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि हाल में ही जजों ने राष्ट्रपति को लगभग आदेश दे दिया है और उसे कानून की तरह माना गया, जबकि वह संविधान की ताकत को भूल गए हैं। अनुच्छेद 142 सब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो 24 घंटे न्यायपालिका के पास उपलब्ध है। धनखड़ ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को लेकर भी पूर्व न्यायाधीशों पर निशाना साधा। उन्होंने एक पूर्व जज की लिखी हुई किताब के विमोचन समारोह का जिक्र किया जिसमें इस सिद्धांत की प्रशंसा की गई थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ थी और फैसला 7:6 से हुआ था। इसे अब हमारी रक्षा का आधार बताया जा रहा है। लेकिन उसी के 2 साल बाद 1975 में आपातकाल लगाया गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। फिर इस सिद्धांत का क्या हुआ? यह तीखा तंज उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर मारा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल उठाया कि जब आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 9 उच्च न्यायालयों के फैसले को पलट दिया, तब बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की रक्षा क्यों नहीं की गई? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा कि जब जज कानून बनाएंगे और कार्यपालिका की भूमिका निभाएंगे तो संसद से ऊपर होंगे और उसके लिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। हर सांसद और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, लेकिन जज अभी भी यह काम नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि जनता इन सवालों को नहीं उठाती और गुमराह करने वाली कथाएं परोसी जाती हैं। विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से होती है जिसमें कहा गया कि राज्य कैबिनेट या मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल विधेयक को रोकते हैं या फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राज्यपाल को उस पर 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। असल में यह मामला तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल विवाद था, जो अब सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति की शक्तियों तक आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर 3 महीने के अंदर कार्रवाई करनी होगी। अगर राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के उलट राज्यपाल विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या राष्ट्रपति के पास विधेयक को विचार के लिए भेजते हैं तो उन्हें यह कार्रवाई 3 महीने के अंदर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद विधेयकों को लंबित करने के मामले में समय सीमा निर्धारित कर दी। इससे पहले विधेयकों को लंबित रखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों को पास करने की समय सीमा निर्धारित करने के बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर तीखा तंज कसा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी। पहला सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में अपनी सीमा लांघ रही है या इसे उपराष्ट्रपति कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हैं? देखिए, अगर पूरे मामले को आप अगर देखते हैं तो पूरा मामला 2 हिस्सों में है जी। पहला तो है जब माननीय उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है इस फैसले के बारे में कहा, और दूसरा उसके अलावा इसके अलावा जो उन्होंने मुद्दे उठाए जिसके अंदर आपातकाल की बात की गई, जिसके अंदर एक और मुद्दा था जिसके अंदर जस्टिस वर्मा के बारे में बात की गई जिनके खिलाफ ऐसा आरोप है कि 15 कुछ करोड़ रुपए उनके खर्चे मिले, और इसके अलावा कुछ और मुद्दों पे बात की गई। लेकिन अगर हम वर्तमान रूप से इस मामले को हम देखते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी
सत्य को इस्तेमाल करते हुए इसमें फैसला दिया है, वो फैसला न्याय संगत ही लगता है। रीजन क्या है कि अगर देखा जाए कि एक राज्य की विधानसभा ने ऑलरेडी जो बिल है वो ऑलरेडी गवर्नर को भेज दिए, गवर्नर ने उसके बाद वो राष्ट्रपति की उसके लिए रख दी, कंसेंट के लिए रख दिए, तो अल्टीमेटली कोई भी जो काम है उसकी समय सीमा तो होनी ही चाहिए, एक समय सीमा में वो खत्म हो। ऋषि या पाल उसे जी, कोई आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने डाक बिल पास करवाया था, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास रखा गया, उसे जेबी पावर का यूज करते हुए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस जी। समय भी सुप्रीम कोर्ट था, उस समय भी ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात थी। दूसरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी मेरी बात सुन लीजिए। जी 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 जी। उसके बाद होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 50% आरक्षण का नियम लागू किया था। अगर राज्यपाल न हो और इस तरह की शक्तियां न हो केंद्र के पास, तो आप यह मान लीजिए कि राज्य सरकार अपनी मनमानी करने से चूकेंगी नहीं। और जिस तरीके की सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, असल में यह बहुसंख्यकों के एक तबके का एकाधिकार हो जाएगा ऋषिपाल जी। नहीं, और वो भी आप देखिए, राष्ट्रपति के अधिकारों पे नहीं सवाल नहीं, खड़ा कर रहे आप हैं। देखिए, आप वर्तमान में जो मामला है, वर्तमान में मामले में जो ऑलरेडी जो बिल है, 10 बिल है, उनके मेरिट के ऊपर कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हम मेरिट की बात नहीं कर रहे। उन मेरिट को अगर किसी भी कोई भी जो बिल है आपके पास आता है और वो कानून बनने जा रहा है, तो ऋषिपाल जी, कानून मैं भी मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संविधान में शक्तियां दी गई हैं, राष्ट्रपति को पावर है कि वह विचार के लिए रख सकते हैं, उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी कारण जी जी, हाँ, वो देखिए उस पॉइंट के ऊपर मामला जो है वो मतलब वो उसके अंदर कहीं लिखा नहीं है। हालांकि जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एज सुन एज पॉसिबल इस्तेमाल किया गया है, यथाशीघ्र इस्तेमाल किया गया। अगर गवर्नर के पास मामला होगा तो यथाशीघ्र वो जो बिल उसके पास आएंगे, या तो वो उनको सहमति देगा या सहमति नहीं देगा या राष्ट्रपति को भेजेगा। उसमें वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो यथाशीघ्र का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए जो इस्तेमाल किया गया यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये एक लैक्यूना है। उस लैक्यूना को अल्टीमेटली अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखते हैं तो अल्टीमेटली बेहद गंभीर बात कह रहे हैं ऋषिपाल जी। इसी कारण से सवाल उठ रहा है कि क्या इसी कारण से सरकार जनरली देखा जाता है क्या कि जब केंद्र सरकार थोड़ा सा उदार होता है या कमजोर होता है तो सुप्रीम कोर्ट एग्रेसिव दिखती है, और जैसे वक्त बोर्ड का मामला हो, जैसे तमिलनाडु सरकार बनाम उसका मामला हो, राज्यपाल विवाद वाला, इन सब में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं का एक लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। और उसका कारण ये है कि वह लांघते लांघते राष्ट्रपति को भी निर्देशित करने लगी है। अब ये सवाल उठता है कि क्या संविधान में वास्तव में राष्ट्रपति को निर्देशित करने की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास हैं या नहीं? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जिसके अंदर वो निर्देशित राष्ट्रपति को कर सकते हैं कि आप इसको अल्टीमेटली इस मैटर को आप इसको डिसाइड कीजिए या इतने समय में डिसाइड कीजिए। जो वर्तमान मामला आपके सामने, वर्तमान मामले में समझ लीजिए वो जो बिल है वो बिल बहुत ही अनिश्चित काल से मान लीजिए पेंडिंग थे, तो अल्टीमेटली अगर वो ऑलरेडी जाते हैं, क्या नाम है, वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वहां भी वो अनिश्चित काल के लिए रहते हैं, तो अल्टीमेटली कोई ना अगर एज पर लॉ देखा जाए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखा जाए, तो अल्टीमेटली जो राष्ट्रपति कार्यालय है और जो गवर्नर कार्यालय है वो अल्टीमेटली रिप्लाई तो करेगा, ये तो मैसेज देके बताएगा कि ये जो बिल है वो अल्टीमेटली इस वजह से रोके गए हैं। उनको कोई किसी देखिए 10 बिल पे, तमिलनाडु के जो 10 बिल पास किए गए हैं, 10 पे सवाल पहले से ही उठ रहे थे, मीडिया में भी सवाल उठे थे संवैधानिक वैधता पे। मेरी बात सुन लीजिए ऋषिपाल जी, मीडिया के सवाल का ऋषिपाल जी, कानून ये कानून है, ठीक है, उसी कानून की बात हो रही है। तमाम मुद्दे थे, तमाम मैसेज सुनिए, उसमें लॉ ये है 200 के अंदर 200 जो हमारा आर्टिकल है कि गवर्नर मैसेज करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अमेंडमेंट गवर्नर चाहते हैं, इस पॉइंट पे दोबारा विचार हो, इस पॉइंट पे जो राज्य सरकार है दोबारा विचार करे। लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है उसको गवर्नर उसके लिए बात देने की, मीडिया में क्या चल रहा है, जो चीज या तो कोर्ट में चलनी चाहिए अल्टीमेटली। मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि विवाद था और राज्यपाल के पास आने से पहले ही विवाद था,
और कुछ नहीं, गंभीर विवाद मुद्दे हैं, अगर- सुन मैं लीजिए यही बोल रहे ना, अगर ऋषिपाल विवाद जी, था तो गंभीर मुद्दे गवर्नर हैं। साहब को मैं मुद्दों पे विवाद जा ही नहीं था। रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं गंभीर मुद्दे थे, इसीलिए राष्ट्रपति ने अपने विचार के लिए रोका है। आप उनको समय सीमा में नहीं बांध सकते हैं, ये विचार है जी। नहीं, मैं देखिए निजी तौर पर समय ये मैं महसूस करता हूँ कि जो कार्यपालिका है, ये विधायिका है, उनको हर एक काम को करने की समय सीमा तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली कोई भी काम हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, इसमें न्यायपालिका पे भी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होती है कि उनके पास जो काम है उनमें भी समय सीमा हो। वो भी बहुत सारे हम लोग बैठते हैं, बहुत बार बात होती है कि न्यायपालिका में जो मामले हैं वो बहुत लंबे चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आपने इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति साहब ने जो मामले उठाए हैं वो निश्चित रूप से गंभीर मामले हैं। वो ऋषिपाल निश्चित रूप जी, से आप उन मामलों में- बेहद ही ईमानदारी से कम यह स्वीकार कर रहे हैं, ये बेहद अहम बात है। शायद हम लोग इसी ईमानदारी के कारण ही अपने समाज को, अपने समाज के अंदर न्यायपालिका के लिए सम्मान पैदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रमेश शर्मा जी, कई बार टकराव देखा गया है कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका में। आपको क्या लगता है कि क्यों विधायिका के ऊपर इस समय सवाल खड़ी कर रही न्यायपालिका? जैसे वक्त कानून बनाती है विधायिका, उस पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हर कानून पे अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है, तो संसद का मकसद क्या है? कानून बनाना कि कानून का विचार फिर दोबारा जाके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच के अपने आप को जस्टिफाई करना? रमेश शर्मा जी। देखिए, मेरी दृष्टि में चूंकि ये तीनों की तीनों इकाइयां हैं, अपने आप में सर्वाधिकार हैं। संसदीय परंपरा में अगर संसदीय को देखें, विधायिका को देखें, न्यायपालिका को देखें या कार्यपालिका को देखें, लेकिन ये वाकई पिछले कुछ दिनों से बहुत आश्चर्यजनक हो गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसमें विचार करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो विचार तो कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद भी ये देखना चाहिए कि उनके पास जनहित के लोगों के लाखों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल मामले में, संसदीय मामलों में मीडिया में मिलता है, तो लेकिन ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और इसी बीच में वाकई जो अभी उपराष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं उपराष्ट्रपति जी की बात से सहमत मुझे लग रहा है। राष्ट्रपति जी को किसी को निर्देश करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति में तीनों शक्तियां निहित होती हैं, उनमें संसदीय शक्ति भी निहित होती है, विधायिका शक्ति भी निहित होती है और कार्यपालिका की शक्ति भी निहित होती है। तो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी जो आकृति है, किसी न किसी कोई स्थान है, शीर्ष है, रमेश उसको तो न्याय शर्मा देना जी, होगा। एक जी। लाइन में जवाब चाहेंगे कि क्या वास्तव में इस मामले में न्यायपालिका ने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा न्यायपालिका ने लांघी है। जी जी, ये बेहद अहम बात है। इसी बात को जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वही मुझे लगता है देश में भी एक धारणा बनती जा रही है। ऋषिपाल जी, यह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है? नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हम एक धारणा की बात नहीं कर रहे, हम किसी धारणाओं पे नहीं चल रहे, हम वर्तमान केस की बात कर रहे हैं, वर्तमान केस के पहलू की बात कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। वर्तमान केस में जो इस समय कोर्ट ने अल्टीमेटली अपने ऑर्डर में कहा है कि सबसे जो लास्ट में जो कोर्ट ने कहा है कि जो इन ऑर्डनरी डिले है, यानी कि सबसे बड़ा जो डिले है, वो डिले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि उसको पॉकेट वीटो कर लेंगे, उसको लेके बैठ जाएंगे उसको। पॉकेट वीटो का प्रोविजन है कि नहीं संविधान में? ऋषिपाल जी, मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूँ कि पॉकेट वीटो का प्रोविजन है संविधान में या नहीं? क्या चीज जी? संविधान में पॉकेट वीटो का प्रोविजन है? नहीं, पॉकेट वीटो का प्रोविजन ऐसा एज पर लॉ जो है, पॉकेट वीटो अपने आप में नेगेटिव टर्म है, वो पॉकेट वीटो कोई ऐसा पॉजिटिव टर्म नहीं है। अगर हमें लोकतंत्र को चलाना है तो पॉकेट वीटो से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र का तो मतलब है जो मसला है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी इशू के ऊपर गवर्नर साहब को ही लगता है कि वो इशू अल्टीमेटली उसके अंदर दोबारा कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो विधायिका दोबारा से, जो वहाँ की राज्य वो है विधानसभा, दोबारा से उस पर डिस्कस करे, दोबारा से बिल को पेश करे, तो ये कानून है। लेकिन आप अगर उस चीज को लेके बैठ देंगे और कोई जवाब नहीं देंगे तो अल्टीमेटली लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतंत्र जवाबदेही कैसे होगी? जवाबदेही तभी तय होगी कि जब वो मसला जो है दोबारा जी, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि तमिलनाडु सरकार और बाकी अन्य राज्य उस तरह के जो वामपंथी पार्टियां हैं, उस तरह की सरकारें हैं, वह उसी ढांचे को प्रमोट कर रही हैं जिसमें वह भारत देश को खंडित करने वाले विचार भी समाहित हो जाते हैं।
और यह बार बार उनके कार्यों से प्रकट हुआ है। अब अगर संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें न्यायपालिका को जाना चाहिए था। नहीं नहीं, आप देखिए वहाँ पे जो 200 आर्टिकल 200 है, उसमें या तो आप अनुमति देंगे या आप अनुमति नहीं देंगे। आप गवर्नर साहब बोल दे कि मैं अनुमति नहीं देता, अरे खत्म हो जाएगी बात। राष्ट्रपति को आप निर्देशित थोड़ी कर सकते हैं कि 1 महीने में दे दो, 2 महीने में नहीं, कर दो। हम आपको अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चाहे माननीय राष्ट्रपति हो या माननीय गवर्नर हो, अगर कोई काम उनके सामने आया है, जी, मैं फिर कह रहा हूँ वो मामला मेरिट का है, इसमें आप मजबूर नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति को। जो वैसे भी 200 की जो बात है, 200 के अंदर वो मामला केवल सारा का सारा जो है वो गवर्नर साहब के है कि गवर्नर साहब को या तो वो मामले अनुमति देनी होगी या नहीं देनी होगी, या वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। कानून की बात करते तो निश्चित रूप से ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर राष्ट्रपति को किसी टाइम बाउंड माना जाए कि टाइम बाउंड के अंदर उनको रिस्पॉन्स करना होगा। वो उस पॉइंट पे ब्लैंक है। कानून जो है उस पॉइंट में ब्लैंक है, उसमें कहीं नहीं है कि राष्ट्रपति को इस समय सीमा होगी। वो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कानून की बात करते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 142 है जिसके अंदर विशेष शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वो ऐसे ही लैक्यूनास जो है बीच बीच में उनको फिलअप करने के लिए है कि जहां पर लगता है कि ये स्थिति, मान लो इतने सालों बाद ये स्थिति पैदा हुई, इससे पहले स्थिति पैदा नहीं हुई, अब ये स्थिति पैदा हुई, तो जो अल्टीमेटली उस विशेष प्रावधान का इस्तेमाल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो वो बड़े विवेक के साथ और विशेष रूप से इस केस की परिस्थिति को देखते हुए किया है कि इस केस की परिस्थितियां क्या है उनके हिसाब से। एक जनरल ऑर्डर नहीं है कि जनरली हर ऑर्डर के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को या उनके कार्यालयों को निर्देश दे दिया गया। जी, अगर नहीं है। रमेश शर्मा जी की भी बात मानी जाए और जो मेरा भी मत है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल हर कानून के पीछे अपना दरवाजा खोल देता है, वहां होता है कि ये कानून वैध है या अवैध है। इस तरह की प्रैक्टिस कहां तक उचित है, जबकि उपराष्ट्रपति धनखड़ खुद कह रहे हैं संविधान की धारा 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान कानून की व्याख्या का अधिकार है, केवल कानून की व्याख्या का अधिकार है, न कि कानून बनाने का, कानून में तोड़ मरोड़ करने का। जी नहीं, देखिए कानून की व्याख्या ही है जो अल्टीमेटली जो कानून जो चैलेंज होते हैं उनके अंदर जो हमारे ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो और प्रावधान है या उससे पहले जितने केसेस हैं, उनकी व्याख्याओं के आधार पर ही इनके डिसीजन होते हैं। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर देखिए, हम अगर विश्व में चाहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हमारे मूल्यों की विश्व में प्रशंसा हो, तो इसमें अच्छी बात है, जो कोई बुरी बात नहीं है कि बुरी बात तब होती है जब वक्फ बोर्ड जैसे, वक्फ कानून जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद प्रपोज करती है कि ये 3 बदलाव कर दीजिए। अब इसी पे सवाल उठता है, मेरी बात सुन लीजिए रिशपाल जी, इसी पे सवाल उठता है कि क्या आप कानून बनाएंगे या कानून की व्याख्या करेंगे। अगर इस पे वाद विवाद किया जाएगा तो ये वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में होगा या संसद में होगा, जबकि हो चुका है। रमेश शर्मा जी, आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों इतनी एग्रेसिव हो जा रही है आज के दौर में? क्या ऐसा दौर कांग्रेस के समय में आया था जब इंदिरा गांधी ताकतवर थी? देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका दिख रही है, हो सकता है वो उनकी अपनी दृष्टि में कैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आश्चर्यजनक में डालने वाली है। आप मुझे बताइए, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है, क्या उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं? ये ठीक उसी प्रकार होगा कि पुत्र जो है अपने पिता पर उंगली उठाए। सुप्रीम कोर्ट में जनहित के कई मामले सालों से पेंडिंग है, लेकिन एक आतंकवादी की माफी रोकने के लिए आधी रात को बैठ जाते हैं। और आप इस राष्ट्रपति जी के पास आतंकवादी की माफी नामे को लेकर के वो कितने साल पेंडिंग रही, उस वक्त किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे जो लग रहा है, मेरी दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरीके से काम करे तो यही वो बात है रमेश शर्मा जी की, यही वो बात है जो इस समय भारतीय जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, तो लोग खुल के नहीं बोलते हैं। मीडिया में भी खुल के ऐसे फैसलों पे कोई डिबेट नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति ने बोल दिया है तो उनकी बातों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और यह आम धारणा बनती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब उन लोगों के साथ दिख रही है जो अक्सर देश को तोड़ने वाली गतिविधियों में
शामिल होते हैं। और ये मेरा कथन नहीं है, रमेश शर्मा जी भी इस बात से एग्री करेंगे। रमेश शर्मा जी, जल्दी से आपका विचार। निश्चित रूप से मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। धनखड़ जी ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी प्रॉपर्टी सामने आना चाहिए, किस जज के पास कितने हैं, वरना ये लाखों रुपए उनके कमरों में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए, पारदर्शी करोड़ों होना रुपए, चाहिए। हाँ, जी, 15 करोड़ का। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं तो एक और बात कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में उन लोगों की नियुक्ति से बचना चाहिए जो किसी न किसी राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, उनका किसी न किसी संपर्क रहना होता है। कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से जो बिल्कुल संविधान के प्रति समर्पित हो, राजनीतिक धारा उनमें दूर दूर तक छू कर ना जाए, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में चयन होना चाहिए। बेहद अहम बात कर रहे हैं रमेश शर्मा जी। और रमेश शर्मा जी ने एक बात और कही कि वो जो बार बार आरोप लगते हैं 300-400 परिवारों से ही जज चुन के आ रहे हैं, इस पे भी रोक लगना चाहिए। ऋषिपाल जी, आपसे आखिरी कमेंट। नहीं, आप बिल्कुल आपने जो कहा वैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे हमारे लोकतंत्र की जो चारों स्तंभ है उनमें उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है इसमें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन ऐसे जनरलाइजेशन जो है हम सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं कर सकते। मैं पर्सनली तौर पे कोशिश होती है जजेस जो है अपने फुल कैपेसिटी में वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है जो मामले सामने आते हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय होते हैं। उन चर्चा पे फिर, और कई बार ऐसा नहीं है कि अब मान लो ये मामला है, इस मामले पे अगर नहीं, हमने बताया भी कि तो चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो पहल थी, सुप्रीम कोर्ट की जो पहल थी बेहद ही प्रशंसनीय थी, लोगों ने तारीफ की। लेकिन राष्ट्रपति वाला मुद्दा जो उपराष्ट्रपति ने उठाया, ये एक चर्चा का विषय है। इस पे अभी हम लोगों को और विचार करना होगा। आप दोनों लोग आए, अपनी बातें रख के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।